दोस्तों, मेरा नाम रीमा है और मेरे पति का नाम अविनाश है। मैं 35 साल की हूँ और मेरी शादी हुए 12 साल हो चुके हैं। मेरी 2 जुड़वा बेटियाँ हैं। मेरे घर में मेरे पति अविनाश, मेरी बेटियाँ, मेरे सास ससुर और मेरे एक जेठ जेठानी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। हम लोग रायपुर में रहते हैं। खैर, हम अपनी असली कहानी पर चलते हैं। मेरे मन की तरह आज की शाम भी उदास थी, क्योंकि मेरे पति अविनाश के लंदन जाने के लिए वीज़ा आ गए थे और मैं यह सोचकर उदास थी कि मैं अपने पति के बिना कैसे रह पाऊंगी। मेरी सास बहुत ही गर्म मिजाज की थी। वह अपनी दोनों बहू के प्रति बहुत ही सख्त थी। दूसरी ओर मैं बहुत ही डरपोक थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मेरे माँ बाप की मैं एक ही संतान थी और हम लोग बहुत ही गरीब थे। मेरे अंदर आत्मविश्वास बहुत ही कम था। जब अविनाश का रिश्ता मेरे लिए आया तो माँ ने कुछ भी सोचे समझे बिना ही तुरंत हाँ बोल दिया। लड़के वालों के बारे में कुछ भी तलाशी नहीं ली थी। मैं जब ससुराल में शादी करके आई तो मैंने देखा कि घर बहुत ही छोटा था। 2 रूम हॉल किचन था। एक रूम में मेरे सास ससुर और दूसरे रूम में मेरे जेठ जेठानी सोते थे। हमारे हॉल में सोने की व्यवस्था कर दी गई थी। जब भी घर में खाना बनता, सब लोग ऐसे टूट पड़ते कि जैसे पहले कभी देखा न हो। घर में मैं सबसे छोटी बहू थी, इसलिए मुझे सब लोग का खाना हो जाने के बाद लास्ट में मिलता था। कभी कभी मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं था। मुझे भूखा ही सोना पड़ता था और फिर ऊपर से सास का ताना सुनना पड़ता था कि तेरा पति कहाँ कुछ काम करता है। अविनाश पिछले 1 साल से बेरोजगार था। मुश्किल से उसको लंदन जाने का मौका मिला था। अविनाश ने जाते वक्त मुझसे बोला था कि लंदन जाकर तेरे सारे सपने पूरे कर दूंगा। अविनाश के चले जाने के बाद मेरी जिंदगी बिना आत्मा एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। अविनाश के जाने का गम सिर्फ मुझे ही था। घर के बाकी लोग अपनी अपनी जिंदगी में मस्त थे। धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और दूसरी तरफ मेरी परेशानियां बढ़ रही थी, क्योंकि अविनाश शुरू में फ़ोन करते थे। थोड़े महीनों के बाद उसका कॉल आना भी बंद हो गया था। घर में एक ही फ़ोन था और वो भी मेरी सास के पास रहता था। घर में सब लोग का खाना मैं ही बनाती थी। मेरी सास और जेठानी आराम करते थे और कभी कभी घूमने निकल जाते थे। घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, बाकी सारे काम भी मैं अकेले ही करती थी। कोई मेरी मदद नहीं करता था। एक दिन मेरी बेटी को ठंड की वजह से बुखार हो गया था, इसलिए मैं टाइम पर खाना नहीं बना पाई। बस फिर क्या था, मेरे पर दुख के पहाड़ टूट पड़े। मेरी सास मुझसे बोली, नालायक, हम लोग तुमको 2 वक्त की रोटी देते हैं और तुम हमें टाइम पर खाना भी नहीं खिला पाई। मेरे पर ताने कस रहे थे। उस दिन मैं सह नहीं सकी और मैंने भी गुस्से में आकर सास को बोल दिया कि बेटियों को मैं अपने मायके से नहीं लाई थी। पूरा दिन घर का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। आज मेरी बच्ची को बुखार था, इसलिए मैं टाइम पर खाना नहीं बना पाई। इतने में तो आपने मुझे सुनाना शुरू कर दिया। मेरा इतना बोलना मुझ पर भारी पड़ा और अचानक से मेरी सास ने मेरे गाल पर तमाचा झड़ दिया। फिर सब लोगों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि पहले से ही मैं सबको पसंद नहीं थी और फिर अब तो मुझे निकालने का बहाना भी मिल गया था। मेरी सास ने मेरा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। मैं अपनी बेटियों को लेकर रो रही थी,
क्योंकि उन लोगों ने मेरे नहीं तो मेरी बेटियों के बारे में भी नहीं सोचा। वह तो उन लोगों का खून थी। फिर मैं अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर और दोनों बेटियों को लेकर रिक्शा में बैठ गई और रायपुर में दूर के रिश्तेदार थे उनके घर चली गई, क्योंकि 3 साल पहले मेरी माँ का भी देहांत हो गया था। जिसके घर में गई थी वह बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह जब भी मुझे मिलते थे तब मुझसे अच्छे से बातचीत करते थे। मैंने उसको अपनी हालत बताई तो उसके भी आँख में आंसू आ गए। फिर उसने मुझे कहा कि तुम चिंता मत करो, पास में एक किराए का मकान खाली है। उसने मुझे रहने के लिए किराए का मकान दिलवाया और एडवांस के पैसे भी उसने ही मकान मालिक को दे दिया। फिर उसने पास की फैक्ट्री में मुझे कपड़े की सिलाई का काम भी दिलवा दिया। ऐसे ही मेरे रहने और खाने पीने की टेंशन दूर हो गई। मैं अपना सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गई। फिर मैंने ज़रूरी सामान का लिस्ट बनाया। अविनाश मुझे लंदन जाने से पहले थोड़े पैसे देकर गए थे, वहीं बचाकर मैंने रखे थे। फिर मैंने सामान लाकर खाना बनाया और दोनों बेटियों को खिलाया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब मेरे मालिक ने मेरे काम से खुश होकर मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दी थी। मैं कपड़े सिलकर बहुत थक जाती थी, लेकिन जब पैसे हाथ में आते थे तो मेरी सारी थकान उतर जाती थी। अब दोनों बेटियों को अच्छा खाना मिल रहा था और मैं ससुराल के जुल्मों से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन मुझे रात को अविनाश की बहुत याद आती थी। समय जल्दी से गुजर रहा था। अब मेरी बेटियां 5 साल की हो चुकी थी, इसलिए मैंने पास की सरकारी स्कूल में दोनों का दाखिला करवा दिया। पहली बार जब दोनों बेटियां स्कूल गई तब मैं बहुत रोई थी, क्योंकि अविनाश भी साथ में नहीं था। इसलिए मुझे अकेले ही घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही थी। खैर, एक दिन मैं जब फैक्ट्री में काम करने के लिए गई थी तब वहाँ टीवी में मैंने एक दुख भरा न्यूज़ सुना कि मेरे ससुराल में सिलेंडर फटने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं सीधा अपने ससुराल पहुंच गई। वहां जाकर मैंने देखा कि ससुर जी के अलावा कोई भी नहीं बच पाया था। ससुर जी ने मुझे देखते ही मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे घर में आने भी नहीं दिया। मैं फिर से अपने घर वापस आ गई। काफ़ी दिनों तक उस हादसे का डर मेरे अंदर रहा। फिर धीरे धीरे मेरी जिंदगी पटरी पर आ गई। इस हादसे के बाद 6 महीने बाद फैक्ट्री में काम मिलना कम हो गया, इसलिए पैसे भी कम मिल रहे थे। अब मैं टेंशन में रहने लगी। एक दिन ऐसा आया कि काम बिल्कुल भी मिलना बंद हो गया और फैक्ट्री बंद हो गई। अब मेरे साथ परेशानी बढ़ रही थी। ऐसा दिन आया कि एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था। ऐसे ही मेरी जिंदगी कट रही थी। धीरे धीरे मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा था। एक दिन सुबह आटे के डिब्बे में से 2 रोटी जितना आटा निकला और घर में आधा चम्मच जितना बेसन था, जो मैंने पतली कढ़ी बना दी और दोनों बेटियों को खिला दिया और मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं टेंशन में थी कि अब आगे क्या करूँगी। मैं अंदर ही अंदर भगवान से विनती कर रही थी कि मेरी कुछ तो परेशानी कम कीजिए। जब मुझे घर से निकाल दिया गया था तब आपने ही मुझे रास्ता दिखाया था। मेरे पर फिर से दुखों का पहाड़ आ पड़ा है। मेरी कुछ तो मदद कीजिए। ऐसे ही मैं आंगन में बैठकर रो रही थी। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थी। मैंने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। भूख की वजह से पेट में आग लगी हुई थी।
किस किस से पैसे मांगूं? आसपास जितने भी जान पहचान वाले थे, सब लोगों से पैसे उधार ले लिए थे। मेरी परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। आंगन में मैंने टमाटर, गोभी, मूली जैसी सब्जियां उगाई हुई थी। एक कोने में शकरकंद भी उगाया हुआ था। एक लकड़ी लेकर मैं उसमें से माटी निकालने लगी थी, क्योंकि शायद अंदर से एक दो शकरकंद मिल जाए। थोड़े दिनों पहले ही मैंने सारे शकरकंद निकाल लिए थे। फिर भी मैंने सोचा कि एक दो खाने के लिए निकल जाए। जब मैं गड्ढा खोद रही थी, तब मेरी लकड़ी नीचे कुछ चीज से टकरा रही थी। मुझे लगा कि नीचे कुछ है, तो मैं जल्दी जल्दी गड्ढा खोदने लगी। मैंने हाथों से मिट्टी हटाई और देखा तो एक संदूक था। मैंने संदूक को बाहर निकाला और खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पैसे और गहने थे। मैं जल्दी से संदूक को घर में ले गई और सारा माल एक बैग में भर लिया। अब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी सारी परेशानियां खत्म होने वाली थी। फिर सबसे पहले मैंने जिससे पैसे उधार लिए थे, उन सबको मैंने पैसे चुका दिए। फिर मकान मालिक को जाकर किराया दे दिया। आज कितने दिनों के बाद बाहर से खाना लाकर तीनों माँ बेटी ने भरपूर खाना खाया। मैं आसपास के लोगों को कहती थी कि मेरे पति लंदन में हैं, वो वहाँ से पैसे भेजते हैं, इसलिए मेरे पर किसी को शक न हो जाए। एक दिन जब बेटियां स्कूल गई थी, तब मकान मालिक मेरे घर आई। थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने अचानक से घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैंने उसको धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझको जोर से पकड़ रखा था। उसने मुझे कहा कि तुम मुझे खुश कर दो, मैं भी तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा। मैं उससे बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। एक बार मैं उसके हाथ से निकलकर भागी और मैंने रसोई में रखी एक बड़ी लकड़ी ली और जोर से उसके सिर पर मारा, इसलिए वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मैं जल्दी से पैसे भरा बैग लेकर निकल गई और स्कूल जाकर बेटियों को लेकर घर छोड़कर निकल गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बेटियों को लेकर भागी भागी एक जगह पर बैठ गई। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पैसों वाला बैग भी मेरे साथ था। फिर आगे क्या होगा, वह भी चिंता सताए जा रही थी। मैं बैठकर रो रही थी, तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एकदम से डर गई और पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांस ही रुक गई। मेरे सामने अविनाश खड़े थे। मुझे उसे देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उसे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। बेटियां भी समझ चुकी थी कि यही उसके पापा हैं, क्योंकि जब अविनाश छोड़कर गए थे तब बेटियां बहुत छोटी थी। फिर भी दोनों पहचान गई। वहाँ पर ही अविनाश कहने लगे कि उसको शुरुआत में अच्छा काम मिल गया था, थोड़े बहुत पैसे भी बचा लिए थे, लेकिन अचानक एक दिन वहाँ के कुछ लोगों ने उसे मारकर पैसे और मोबाइल ले लिया और पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। कैसे भी करके 2 साल बाद मैं इंडिया वापस आ पाया हूँ। यहाँ आकर देखा कि घर में सब कुछ खत्म हो चुका था। पड़ोस वाली आंटी ने बोला कि तेरी माँ ने तेरी बीवी और बच्चों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। मैं सब जगह तुम तीनों को ढूंढ रहा था, लेकिन आप लोग कहीं नहीं मिले, और आज मैं यहाँ काम ढूंढने के लिए आया था, तो भगवान ने मुझे आप लोगों से मिलवा दिया। फिर मैंने अविनाश को मेरे साथ जो हुआ वह सारी बातें बता दी और वह पैसों वाली बात भी बता दी। फिर हमने एक अच्छा सा घर ढूंढा और उसमें अच्छे से रहने लगे। बेटियों का भी अच्छी स्कूल में एडमिशन कराया और जो पैसा बचा था उससे अविनाश ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। अब हम दोनों बहुत खुश रहने लगे थे।
हमारा बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था। भगवान ने मेरी और मेरे पति की सारी टेंशन दूर कर दी। इसके लिए भगवान का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।